हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग संविधान के बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तावना को देखेंगे, जो कि हमारा पहला अध्याय होगा। तो ये प्रस्तावना क्या है? तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि ये प्रस्तावना क्या है। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। वह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में रखा गया, जो कि पहला अध्याय बना संविधान के लिए। तो आइए प्रस्तावना में देखते हैं कि क्या है, कैसे है और कहां से आया। सबसे पहले ये जान लें कि ये जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान के आदर्श को दिखाता है कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा होगा, हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी होगी। तो सबसे पहले है फर्स्ट वर्ड कि हम भारत के लोग, अर्थात यह संविधान के जो प्रस्तावना है यह भारत की जनता द्वारा निर्मित है। चूंकि संविधान सभा के सदस्य ने इसे बनाया और संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए थे, इसीलिए इस प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग। भारत को आगे है कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होगा, हमारे राज्य का स्वरूप कैसा होगा। तो ये 5 तरीके दिए गए हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। यह हमारे राज्य का जो स्वरूप है, हमारे देश का जो स्वरूप है, ये 5 प्रकार के दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक एक वर्ड को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ताकि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई देश या राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और वह किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। अर्थात अगर भारत सरकार कोई डिसीजन लेना चाहे अपने देश के बारे में या अपने इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, तो वह डिसीजन लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह किसी दूसरे देश के दबाव में या अधीन में नहीं है। और हमारा भारत इस तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है कि जाति, रंग, पंथ, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं की जाएगी। अर्थात अगर कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का, जैसे कि अंग्रेज गोरे और भारतीयों को काले कह के पुकारते थे, या कोई भी धर्म का हो, या वह मेल हो या फीमेल हो, तो उसके आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ भेदभाव नहीं करेंगे अर्थात का मतलब है कि जो देश की संपत्ति है, जो संसाधन उपलब्ध है, उस पर सभी का अधिकार समान होगा, किसी निजी व्यक्ति के हाथों में नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारे राज्य के स्वरूप का, पंथ निरपेक्ष। यह टर्म 76वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का अपना धर्म होगा, लेकिन देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। जैसा कि भारत में आप देख रहे हैं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रह रहे हैं, तो हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अपना धर्म है। चौथा पॉइंट लोकतंत्रात्मक। यहाँ पे हमने लिखा है लोकतंत्रात्मक। कहने का मतलब है कि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं यानी प्रधानमंत्री हैं, वो जनता द्वारा चुनी जाती है, वह जनता द्वारा चुनी जाती हैं। तो इस तरह से हमारा देश जो है लोकतंत्रात्मक भी है, क्योंकि यहाँ जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जनता के द्वारा चुनी जाते हैं। उसके बाद 5वां जो है वह है गणराज्य। गणराज्य का अर्थात है कि जहाँ का शासक वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि जो हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है और चुनाव के द्वारा ही जो लोग जीतते हैं वो राष्ट्रपति पद को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमारा भारत देश जो है वो गणराज्य में है। तो हमारे जो देश है उसका जो स्वरूप है तो वो क्या है, वो 5 भागों में बटा है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक
लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। चलिए आगे देखते हैं। अब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी कि भारत की जनता को 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनका मतलब समझते हैं। तो देखते हैं सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में सभी के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार। और चूंकि हम यहाँ की जनता जो है समाज में रहते हैं, तो किसी के साथ भी किसी भी तरह की भेदभाव नहीं की जाएगी। तो इसको हम लोग सामाजिक न्याय कहते हैं कि सभी को सम्मान और समानता का व्यवहार किया जाएगा। उसके बाद है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों को यानी कि भारत के नागरिक को अपनी बुनियादी जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगी और संसाधन की भी उपलब्धता देखेगी। और थर्ड वन है राजनीतिक न्याय, जो कि यहाँ पे चर्चा की गई है। राजनीतिक न्याय का अर्थात है सभी नागरिक को राजनीति में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि चुनने का समान अधिकार है। यानी कि अगर कोई भी जो वोट करते हैं तो उनकी भी वोट की उतनी ही वैल्यू होगी जितने की कोई पदाधिकारी या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके वोट की बराबर होगी। यानी कि सबके वोट की बराबरी होगी। तो इस तरह से हमारे संविधान में जो है, हमारे प्रस्तावना में जो 3 तरह की न्याय की बात की गई है, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सर जो देश का स्वरूप कैसा होगा, तो वो 5 तरह के हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोग को स्वतः 5 तरह की स्वतंत्रता भी दी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है वो? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी 5 तरह के राज्य देश का स्वरूप था, 3 तरह के न्याय दिए गए थे और 5 तरह की स्वतंत्रता भी दी गई। सबसे पहले आते हैं हम लोग विचार की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता में देखते हैं कि क्या है कि व्यक्ति को अपने मन में उठ रहे विचार को रखने की आजादी है। कोई भी व्यक्ति है, अगर सरकार के किसी काम से या किसी भी मामले पे उसके मन में अगर कोई विचार उठ रही है तो वह उसको अपने बातों को रख सकता है, वो भी बिना किसी डर के। उसके बाद विचार की स्वतंत्रता के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी विचार से ही रिलेटेड है। वह अपने विचार को दूसरे के सामने रखने की आजादी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। चाहे वह व्यक्ति बोल करके अपनी विचार को रखे या चाहे वो लिख करके रखे, वो या किसी को वो सुना सकता है। तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो 2 तरह की जो ये विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये दोनों स्वतंत्रता विचार से ही रिलेटेड है। उसके 3 और है विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना यह तीनों धर्म से रिलेटेड है। विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता का मतलब है कि धर्म को मानने या ना मानने की आजादी। कोई भी व्यक्ति वो किसी भी धर्म का हो, वह चाहे तो अपने धर्म को मान सकता है और वह ना चाहे तो अपने धर्म को नहीं मान सकता है। तो यह जो है विश्वास की स्वतंत्रता का मतलब है। विश्वास की स्वतंत्रता से अर्थ धर्म के को मानने या ना मानने से। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने धर्म का पालन करने एवं प्रचार करने की आजादी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो तो वह अपने धर्म को मान सकता है, वह उसका प्रचार कर सकता है। तो यह है धर्म की स्वतंत्रता। उसके बाद है उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता में है कि अपने पसंद के अनुसार पूजा करने की आजादी। किसी भी तरह का वो धर्म, किसी भी धर्म को मानता हो तो वह अपने हिसाब से, अपने तरीके से वह पूजा पाठ या जो भी धार्मिक कार्य है वो कर सकता है। इसकी भी आजादी दी गई। तो हमारे ये देश का स्वरूप क्या है? कितने तरह के हैं? 5। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान देंगे प्रश्न में पूछता है, धार्मिक न्याय प्रस्तावना में नहीं दी गई है। उसके बाद स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना ये की स्वतंत्रता। अब आते हैं 2 तरह की समानता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। प्रतिष्ठा का अर्थात कि किसी भी व्यक्ति को अपने समाज में सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो यह प्रतिष्ठा की समानता है।
और अवसर की समानता इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी क्षेत्र में संसाधन में अवसर बराबर मिलेंगे। चलिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा अर्थात आत्मसम्मान, सम्मान जो वो अपने सम्मान के साथ समाज में जी सके, राष्ट्र की एकता अर्थात जो भारत देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत तरह के लोग हैं, तो उनमें एकता की भावना डेवलप करने के लिए, और अखंडता, देखिए एकता होगी तभी अखंडता बनी रहेगी। अखंडता का अर्थात है कि पूरा भारत, संपूर्ण भारत एक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता अर्थात भाईचारा, आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 अर्थात यह संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसमें 4 चीजें हमें मिलती है। प्रस्तावना से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं? तो प्रस्तावना से हमें हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा वह पता चलता है, जो कि 5 तरह के हैं। हमें कौन कौन से न्याय मिले हुए, 3 तरह के न्याय मिले हैं, ये भी पता चलता है। हमें किस तरह की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता वो भी मिलती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। उसके समानता 2 तरह की है, प्रतिष्ठा और अवसर की है। और संविधान को अंगीकृत करने की तिथि भी मालूम होती है, जो कि 26 नवंबर 1949। तो ये था हमारे प्रस्तावना के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रस्तावना के बारे में किन लोगों ने क्या कहा और क्या इस प्रस्तावना में संशोधन हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो यह प्रस्तावना है इसको राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा गया है। और ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना जो है वह राजनीतिक जन्मपत्री है। ये भी कहा गया है कि यह जो है संविधान सभा के सदस्यों की मन की कुंजी है। उसके बाद कहा गया कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। इस बात को किसने कहा? तो सुभाष कश्यप ने। अब देखते हैं क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। तो बेरूबारी यूनियन मामला हुई थी 1960 में, तो उसमें यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसमें यह कहा गया कि संविधान के सभी अधिनियमों को पारित करने के बाद में प्रस्तावना को जोड़ा गया है और इस प्रकार से ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, अतः उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर से एक केस आया, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद यह 1973 में आया। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान ये प्रस्तावना में भी संशोधन संभव है, अर्थात प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं बशर्ते कि वह संविधान के मूल ढांचे को अवरोध नहीं करता हो, अर्थात वह मूल ढांचे में कोई गड़बड़ नहीं करता हो, जो उसका स्वरूप है वह मेंटेन है। और इसी के तहत जब 1973 में यह क्लियर हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो 1976 में प्रस्तावना में संशोधन भी कर दिया गया। 42वां संशोधन था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। जो समाजवादी शब्द है यहाँ पे, यह शब्द 1976 में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष यह भी शब्द 1976 में जोड़ा गया और अखंडता शब्द यह भी अखंडता शब्द भी 1976 में जोड़ा गया। और इसी के साथ ही अभी तक में प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुई है, वो 1976 में हुई है। अब तक और कोई संशोधन नहीं हुई है। इसी के साथ ही आज का टॉपिक जो है प्रस्तावना हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। इस तरह के वीडियो आपको आते रहेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बना के लेते आएंगे। थैंक यू।